वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज की वीडियो का टाइटल है 27 अक्टूबर 2025। इसमें न्यूज़ बेसिकली शामिल किया गया है 25 और 26 अक्टूबर 2025 के। इसमें जो न्यूज़ कवर किए गए हैं, 27 अक्टूबर को पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। फिर मुंबई में आज 27 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा इंडिया मैरीटाइम वीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो और 10 न्यू IICT ओपन करेगा इन द नेक्स्ट डिकेड। अगले 10 ईयर्स में 10 न्यू IICT होगा। IICT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। सतीश शाह जो फेमस टीवी एक्टर थे और कुछ फिल्मों में काम किया था, कॉमेडी के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, उनका डेथ हो गया है। केरला गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला ज्वाइन करेगा PM श्री स्कूल स्कीम। 5 इयर्स के बाद इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गया है। ANRF उसने लॉन्च किया है महा मेडटेक मिशन ताकि इंडिया आत्मनिर्भर हो सके मेडिकल टेक्नोलॉजीज में। फिर आसियान समिट चल रहा है मलेशिया में, 47th आसियान समिट मीटिंग, और इसमें तिमोर लेस्ते, जिसको पहले हम लोग ईस्ट तिमोर के नाम से जानते थे, वो ज्वाइन किया है आसियान को एज अ 11th मेंबर। मलेशिया होस्ट कर रहा है आसियान समिट और इसके साथ साथ बहुत सारा समिट भी वो होस्ट कर रहा है। उन सभी का डिटेल हम लोग जानेंगे, ठीक है। और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया था इंडिया आसियान समिट मीटिंग को। मोदी साहब वहाँ पे गए नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो पे सैंक्शन लगा दिया है, ठीक है। और इंडिया जो 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था रांची में, जो कल ख़त्म हो गया 26 को, उसमें मेडल टैली में टॉप किया है। और फिर कुछ प्रैक्टिस MCQ होंगे वीडियो के अंत में, प्लस सारे जो न्यूज़ हैं उसमें एग्ज़ाम रेलेवेंट आपके MCQs PDF फॉर्मेट में होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा, आप उसको काइंडली डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस करो। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। 27 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। इस बार वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 है और देखो इसका थीम क्या है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो पहली बार वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया गया था 27 सितंबर 1980 को, ठीक है। इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। 1979 स्पेन में यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म जनरल असेंबली का सेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी। वहाँ पे सारे मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था जिसमें अब एक्सेप्ट किया गया था 27 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाएगा वर्ल्ड टूरिज्म डे। 27 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 27 सितंबर 1970 को द UN यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म स्टैट्यूज को अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए हर साल 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड टूरिज्म डे। आप जानते हो इसमें हम लोग क्या याद करते हैं, थीम। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 का थीम है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इंडिया में भी नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 25 जनवरी, ठीक है। इस दिन मनाया जाता है। कारण क्या है, 25 जनवरी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को 1949 से मनाया जाता है एज अ नेशनल टूरिज्म डे। 2025 का थीम क्या था? तो नेशनल टूरिज्म डे 2025 का थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो नेशनल टूरिज्म डे और वर्ल्ड टूरिज्म डे अलग अलग मनाया जाता है। यहाँ पे एक स्टैटिक पोर्शन कर लें, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म, ये UN की एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मैड्रिड स्पेन में, और इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, 160 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। फिर इंडिया मैरीटाइम वीक 2025, इंडिया मैरीटाइम वीक जो है 2025, इसको होस्ट करता कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड
वाटरवेज। इसके मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ये स्टार्ट हुआ आज से यानी कि 27 अक्टूबर से, और ये कब तक रहेगा? 31 अक्टूबर 2025 को। इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? मुंबई। मुंबई कैपिटल है किसका? महाराष्ट्र का। ठीक है। इसका जो थीम है वो है यूनाइटिंग ओशंस, वन मैरीटाइम विजन, ये इसका थीम है। तो फिर इसका इनॉग्रेशन कौन करेगा? इसका इनॉग्रेशन करेंगे अमित शाह। अमित शाह कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर जब इनॉग्रेशन हुआ था उस समय वहाँ पे स्टेट के सीएम भी थे, जो देखो सारे बीजेपी वाले स्टेट के हैं। महाराष्ट्र के सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, वे वहाँ पे प्रेजेंट थे। और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। गवर्नमेंट कह रहा है इसमें 11 कंट्रीज़ के मेंबर्स, उसके मिनिस्टर्स और उनके इंडस्ट्री, जो शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया मैरीटाइम वीक बेसिकली मनाया क्यों जा रहा है? इसका मेन मकसद है ना, इंडिया को एज अ हब ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम ट्रेड के रूप में प्रस्तुत करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैरीटाइम विजन निकाला है अमृतकाल। अमृतकाल का मैरीटाइम विजन, अमृतकाल का मतलब है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो टारगेट रखा है भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन जाना है। ठीक है। इसको ये पीरियड को वो अमृतकाल कह रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? 2047 तक इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 मैरीटाइम कंट्री में आना चाहिए, यानी कि शिप बिल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए भारत में। साथ साथ यहाँ के पोर्ट्स को भी डेवलप करना है, बहुत सारे जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट्स वगैरह है, ये सब उसका पार्ट है। मैरीटाइम वीक का मेन मकसद यही है कि वो जो गोल है 2047 तक इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 मैरीटाइम कंट्रीज में से एक बन जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए बाहर से, ये सारी चीज़ के लिए किया जा रहा है इंडिया मैरीटाइम वीक। इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो लार्ज शिप्स होते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ये सारा जो डिटेल है ना, आप 23 सितंबर का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है। ये था आपका इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 10 न्यू IICT सेटअप करेगा। ठीक है। IICT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। पहले तो इसको जान लो, पहले फुल फॉर्म याद रखना है। IICT का होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है। 10 न्यू बनेंगे इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। जो फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज है, ये सेटअप किया गया था इन मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र। ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है ये एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होगा। ठीक है। दैट विल ऑफर इंडस्ट्री ड्रिवन कोर्सेस इन द AVG XR। AVG XR होता है एनिमेशन, V फॉर विजुअल इफेक्ट्स, G फॉर गेमिंग, C फॉर कॉमिक्स। XR मतलब X मतलब यहाँ ना एक्सटेंडेड होता है, R का मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर, यानी कि इन सेक्टर्स को फोकस किया जाएगा। यहाँ पे कोर्सेस ऑफर किए जाएंगे ताकि यहाँ पे जो मैन पावर का नीड है वो पूरा किया जा सके। इंडस्ट्री ड्रिवन जब लिखते हैं ना, इसका मतलब इंडस्ट्री से फीडबैक लिया जाएगा, आपको किस तरह के प्रोफेशनल्स चाहिए, फिर उसके हिसाब से कोर्स बनाए जाएंगे और कोर्स ऑफर किए जाएंगे। ठीक है। इसका जो अनाउंसमेंट है ये अश्विनी वैष्णव ने किया था, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। जब वेव्स मीटिंग हुआ था 2025 इन मुंबई, वहाँ पे किया गया था। इसका जो मॉडल है वो है आपका IIT और IIM। देखो टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट माना जाता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट की बात करो तो सबसे बेस्ट होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों का मॉडल लिया गया है, उसको मिक्स किया गया है और इसी पे आपका सेटअप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। याद रखना, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज है ये आता है किसके अंदर? अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
ठीक है। ये है सतीश शाह, शायद इनका आपने टीवी पे देखा होगा या आपने फिल्म में इनको ज़रूर देखा होगा, फिर रिपीट कर रहे हैं। आर्ट्स एंड कल्चर से अगर किसी पर्सनालिटी का डेथ होता है तो वो हमें याद रखना होगा, बहुत चांसेस होते हैं वो आते हैं एग्जाम्स में। ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, सिंपल सा याद रखना है। ये कौन थे? एक्टर थे, ठीक है। और बेसिकली फेमस थे किसके लिए? कॉमेडी के लिए। इनकी बहुत फेमस टीवी सीरियल है सारा भाई वर्सेस सारा भाई, और फिल्म था जाने भी तो यारो मैं हूं ना। जाने भी तो यारो था ना, उसमें एक ये कॉर्प्स यानी कि एक लाश के रूप में इन्होंने एक्टिंग की थी। एक भी डायलॉग नहीं दिया था लेकिन बेहद फेमस हुए थे। 74 ईयर्स के एज में इनका डेथ हो गया। बस इतना याद करना है, ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि ये बेसिकली क्या थे? एक्टर थे। केरला में केरला के गवर्नमेंट ने आपका एक एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन किया है विद द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत केरला जो है वो पीएम श्री स्कूल स्कीम में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, वो इसका एक पार्ट हो गया है। ये केरला के सीएम है पिनारी विजयन। ठीक है, अब देखो पहले न्यूज़ समझ लो। केरला में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट है, जिसकी मेन पार्टी है सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पिनारी विजयन जो है ना, सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर हैं। इनकी मिलीजुली कोalition गवर्नमेंट है केरला में। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साइन किया था कि ये भी ज्वाइन करेगा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको ज्वाइन करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गया है। केरला गवर्नमेंट कहता है कि उसके पास पैसे की कमी है। आप जानते हो भारत में सोशल, जो भी सोशल इंडिकेटर्स ले लो, सब में टॉप पे कौन रहता है? केरला ही होता है। ठीक है, फर्स्ट लिटरेट स्टेट केरला, फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट केरला, सारे में केरला है। लेकिन केरला में फंड की क्रंच है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, उसने लॉन्च किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जितने सारे आपके कम्युनिस्ट हैं, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जैसे डीएमके है आपका तमिलनाडु में, सभी लोग अपोज कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, केरला ने भी इसको अपोज किया था, और केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। लेकिन क्योंकि पिनारी विजयन साहब को गवर्नमेंट चलाना है, वो कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं है एजुकेशन सेक्टर को फंड करने के लिए, इसीलिए मजबूरी में उन्होंने पीएम श्री स्कीम को ज्वाइन किया ताकि उनके पास फंड आ जाए और केरला का एजुकेशन सेक्टर चलता रहे। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कहाँ पे? सीपीआई के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एलडीएफ का एक पार्ट है। वो कह रहा है आपने पीएम श्री स्कीम को ज्वाइन किया, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। केरला में घमासान मचा हुआ है। हमें उससे क्या मतलब है? सिर्फ आपको ये याद रखना है केरला ने ज्वाइन कर लिया है पीएम श्री स्कूल स्कीम्स को। अब देखो पीएम श्री स्कीम आ गया तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला, इसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया था ऑन 5 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर हमारे देश में मनाया जाता है टीचर्स डे। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनका ये बर्थडे है 5 सितंबर को। तो टीचर्स डे के ओकेजन में पीएम श्री स्कीम को लॉन्च किया गया था। दूसरा, ये जो स्कीम है इसका ड्यूरेशन है 5 इयर्स, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से स्टार्ट हुआ है और एंड होगा 2026-2027 तक। देखना आगे इसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है इसका ड्यूरेशन कितना है? 5 इयर्स। इस पे जो टोटल एलोकेशन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 इयर्स के लिए, वो है 27,360 करोड़। ठीक है, इसमें जो अब क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगा, क्योंकि याद रखना एजुकेशन जो है, ठीक है, एजुकेशन जो होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है इसमें सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है
कि इसमें ना जो खर्च होगा, मेजॉरिटी जो खर्च होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, लेकिन कुछ पैसा जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को भी देना पड़ेगा। तो 27,360 करोड़ का जो एलोकेशन है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, उसमें सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका होगा 18,128 करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब 27,360 करोड़ में से 18,128 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, और जो रेस्ट जो होगा 9232 करोड़ यानी 9,232 करोड़ ये कंट्रीब्यूशन करेगा वो स्टेट जो इस स्कीम के पार्ट हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना होगा भाई। स्कीम का एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म सेलेक्टेड स्कूल्स इनटू मॉडल इंस्टीट्यूशंस शोकेसिंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल एजुकेशन के जो हाइलाइट्स हैं, जो मेन एम्फेसिस है, वो सारे पीएम श्री स्कूल में लागू किए जाएंगे। इसीलिए देखो केरला में कुछ पार्टी इसका विरोध कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इस स्कीम में क्या हो गया, इंडिया में जितने भी ब्लॉक्स हैं, यानी कि हर स्टेट से, हर ब्लॉक से 2 स्कूल्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इनको फंड दिया जाएगा 1 करोड़ पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा, क्योंकि इस पे एम्फेसिस होगा आपका आईटी सेक्टर पे, एजुकेशन सॉरी कंप्यूटराइजेशन पे होगा, न्यू डिजिटल स्किल्स को इसमें सिखाया जाएगा। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा, टीचर्स पे भी खर्च होंगे, तो इसके लिए हर स्कूल को ना 1 करोड़ रुपीज़ मिलेगा पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और जितने भी ब्लॉक्स हैं इंडिया में, उसमें से हर ब्लॉक्स में से 2 स्कूल्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। ये है आपका पीएम श्री स्कीम। ठीक है, अब देखो इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गया आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 2020 के बाद ये फ्लाइट शुरू हुए। और जो पहला फ्लाइट था वो इंडिगो का था। इंडिगो आप जानते हो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट एयरलाइंस है इंडिया की। याद क्या रखना है, जो पहला फ्लाइट था सॉरी ये उड़ा था कहाँ से, ये टेक ऑफ किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, और इसने लैंड कहाँ किया, ग्वांगझाओ। ये कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, ग्वांगझाओ चाइना में है आपका, यही ध्यान रखना है। इंडिया चाइना के बीच जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स था, वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता से, और इसने लिंक किया था ग्वांगझाओ को। ऐसे करके देगा, कोलकाता टू ग्वांगझाओ, ग्वांगझाओ टू कोलकाता। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। तो ये कोलकाता से ग्वांगझाओ गया था। ठीक है, फिर 9 नवंबर 2025 को फिर एक डायरेक्ट फ्लाइट होगा जो शंघाई से आएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका मतलब अभी पहला जो है कोलकाता वाला है, कोलकाता ग्वांगझाओ, और दूसरा जो होगा वो शंघाई दिल्ली को कनेक्ट करेगा। इससे पहले क्या होता था, फ्लाइट जो थे ना वो जाते थे हांगकांग, फिर हांगकांग से आपको प्लेन चेंज करके चाइना की ओर जाना पड़ता था। ठीक है, ऐसा क्यों? आप जानते हो कोविड-19 2019 में चाइना ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया उसके यहाँ कोविड है। फिर 2020 में पूरे वर्ल्ड में महामारी फैल गया, फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, इंडिया और चाइना के बीच भी जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थे उसको बंद कर दिया गया। फिर लद्दाख में एक जगह है गलवान, आपने सुना होगा, वहाँ पे इंडिया और चाइना के फोर्सेस के बीच में जून 2020 में झड़प हुई थी, जिसमें इंडियंस और चाइनीज सैनिक मारे गए थे। उसके बाद रिलेशनशिप बहुत ख़राब से ख़राब होता चला गया ना। फिर धीरे धीरे जैसे लास्ट ईयर रशिया में जो आपका मीटिंग हुआ था एससीओ का, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों के बीच एग्रीमेंट हुई। दोनों देश सहमत हो गए रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए, और उसमें एक डिसीजन ये भी लिया गया था कि डायरेक्ट फ्लाइट्स को स्टार्ट किया जाएगा। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चाइना के बीच एग्रीमेंट हुआ और ये फ्लाइट्स आपके स्टार्ट हो गए। लेकिन याद यही रखना, पहला फ्लाइट कहाँ से था, कोलकाता टू ग्वांगझाओ। एक न्यूज़ और आया था जो इम्पोर्टेंट है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF उसने लॉन्च किया है महा मेड टेक मिशन।
ठीक है। तो पहले ANRF का फुल फॉर्म, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। महा मेडटेक मिशन का फुल फॉर्म, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म याद रखना भाई। ठीक है। अब देखो, ये जो मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी या महा मेडटेक मिशन है, इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड बिल गेट्स का जो है ना, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो इन तीन के साथ है। तो ANRF गवर्नमेंट का हो गया, ICMR गवर्नमेंट का हो गया, और गेट्स फाउंडेशन जो है बिल गेट्स का है। ठीक है, ये एक प्राइवेट NGO हो गया। तो फिर महा मेडटेक मिशन, इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रमोट इनोवेशन इन इंडियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर, reduce reliance on high cost imports, and promote equitable access to affordable and high quality medical technologies। सिंपल सा शब्दों में है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में स्पेशली जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं जिसका डॉक्टर इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें अधिकतर चीज़ जो है ना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। आप देखोगे सीमेंस वगैरह का मशीन्स यूज़ किए जाते हैं। महा मेडटेक मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करो, इनकरेज करो, ताकि इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलप हो, इंडिया में ही ये मशीन्स वगैरह बने, ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है फॉरेन गुड्स पे वो कम हो जाए। दूसरा क्या होता है, फॉरेन से जब आप इंपोर्ट करते हो ना, इसमें अधिकतर आप लाते हो US से और यूरोप से, इनका सामान महंगा होता है, और महंगा होने के कारण, कॉस्ट महंगा होने के कारण जो पेशेंट को ट्रीट किया जाता है उससे भी ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। इसका मतलब अमीर आदमी ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं। अगर इंडिया में ये सारे टेक्नोलॉजी बनेंगे, इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा। इससे जो ओवरऑल इलाज का जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा, तो फिर पुअर पीपल भी इसको अफोर्ड कर पाएंगे। इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है, प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिकल टेक्नोलॉजीज। इसमें देखो होगा क्या, इसमें जो एकेडमिक है, एकेडमिक का मतलब हो गया ना, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होता है, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो गया, या फिर जो प्योरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, ठीक है, या फिर जो मेडटेक इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज हैं, इनसे कहा जाएगा आप किसी चीज़ को डेवलप करना चाहते हो तो आप मुझे एक प्रपोजल दो। ठीक है, हमें अगर प्रपोजल पसंद आ गया तो हम आपको फंड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिसर्च के लिए पैसे की ज़रूरत होती है जो कि बहुत कम होता है भारत में। ठीक है, तो फिर ये क्या करेंगे, उस प्रपोजल को फंड करेंगे। अगर वो सक्सेस हो गया तो फिर ये जो एम है वो पूरा हो जाएगा ना। ये जो फंडिंग करेंगे प्रोजेक्ट को, इसमें 5 to 25 करोड़ दिया जाएगा पर प्रोजेक्ट को, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 50 करोड़ तक का फंड प्रोवाइड किया जाएगा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यही ध्यान रखना है इसमें। अब क्योंकि ANRF के बारे में आ गया तो फिर इसके स्टैटिक पोर्शन को कर लो। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है अंडर द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल। जो बॉडी लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 इसको पास किया है पार्लियामेंट ने। इसका मतलब इसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो एक लीगल एक्ट है। और इसके अंदर एक प्रोविजन था कि एक ANRF बॉडी बनाया जाएगा। अब क्योंकि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट के तहत ANRF बना है, इसलिए एक लीगल बॉडी है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानूनी संस्था है, वैधानिक संस्था है। ठीक है, यही मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी का। तो फिर ये किसके अंदर आता है? ANRF जो है ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ANRF बनाने का मेन मकसद क्या था?
ये एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप। ये भारत का टॉप मोस्ट बॉडी है जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो टारगेट सेट किए गए हैं, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, उसको अचीव करने के लिए, स्पेशली साइंटिफिक पोर्शन को अचीव करने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको प्रमोट कौन करता है? ANRF करता है। इसीलिए देखो महा मेडटेक मिशन को भी ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। और ऑफ कोर्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? दिल्ली में ही होगा, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिर तिमोर लेस्ते, इसको पहले ईस्ट तिमोर के नाम से जाना जाता था। उसने फॉर्मली आसियान को ज्वाइन कर लिया एज द 11th मेंबर। लास्ट जो वीडियो आया था उस समय इसने ज्वाइन नहीं किया था, इसीलिए उस वीडियो में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस ही बोला गया था। क्योंकि अब इसने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया, इसीलिए 11th मेंबर बन गया है तिमोर लेस्ते ऑफ आसियान। आसियान जानते हो आप, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो 47th समिट मीटिंग है ये मलेशिया में हो रहा है। ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। ठीक है, सारी मीटिंग यही होस्ट कर रहे हैं। ये ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे के प्राइम मिनिस्टर हैं जेनान गुस्माओ। इन्होंने इसको साइन किया। ठीक है, ये जरूर आएगा एग्जाम में। फुल फॉर्म ठीक है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 47th आसियान समिट मीटिंग कहाँ हो रहा था? कोलालमपुर, मलेशिया में। याद रखना। आसियान में अब टोटल मेंबर हो गए 11। लास्ट कंट्री जिसने आसियान को ज्वाइन किया था एज अ 10th मेंबर, वो था आपका कंबोडिया, और इसने ज्वाइन किया था इन 1999। इसका मतलब कितना हो गया? लगभग 99 20 इसका मतलब लगभग 26 ईयर्स के बाद फिर एक कोई नया कंट्री ज्वाइन कर रहा है आसियान को। ठीक है, ये तो ठीक है। 47th आसियान समिट जो है वो होस्ट कर रहा है मलेशिया। कहाँ पे? कोलालमपुर में। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम साहब। थोड़ा सा तिमोर लेस्ते के बारे में जान लो। तिमोर लेस्ते ईस्ट तिमोर के नाम से जाना जाता था। इसको कैप्चर कर लिया था पोर्चुगल ने। लगभग 300 ईयर्स तक ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते को रूल किया पोर्चुगल ने। 1975 में पोर्चुगल ने ईस्ट तिमोर को छोड़ दिया। ठीक है, उसने कहा कि भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से। जैसे ही पोर्चुगल तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर को छोड़कर 1975 में चला गया, इसको कैप्चर कर लिया इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया की अपनी आर्मी भेजी और उसने कहा कि ये हमारी ज़मीन है। इसने इसको कैप्चर कर लिया। लेकिन ईस्ट तिमोर वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये भी याद रखना। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स इंडोनेशिया में पाए रहते हैं। ईस्ट तिमोर अधिकतर क्रिश्चियंस है। वहाँ पे स्टार्ट हो गया फ्रीडम स्ट्रगल जिसको सपोर्ट किया वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। और फिर 2002 में ईस्ट तिमोर आपका इंडिपेंडेंट हो गया और इसको यूनाइटेड नेशंस में भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसका मतलब इंडोनेशिया से ये अलग हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद इसने ईस्ट तिमोर से अपना नाम चेंज करके कर दिया तिमोर लेस्ते। ठीक है, 2011 में इसने अप्लाई किया था मेंबरशिप ऑफ आसियान, और देखो इसको एक्सेप्ट कब किया गया है? 2025 में। तिमोर लेस्ते का कैपिटल है दिल्ली। ठीक है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेनाना गुस्माओ। और उसके प्रेसिडेंट कौन है? रामोस होर्ता। ऐसे याद रखना। और जेनाना गुस्माओ ने ही वहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किया था। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा याद रखना। मलेशिया अभी चेयरमैन है आसियान का। ठीक है, इसलिए आसियान से रिलेटेड जितने सारे मीटिंग्स हो गए ना, वो मलेशिया कोलालमपुर में हो रहा है। फिर देखिएगा, ये जो आपका मीटिंग है जो 28 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मलेशिया ऑफिशियली चेयरमैनशिप ऑफर कर देगा या हैंडओवर कर देगा फिलीपींस को। इसका मतलब फिलीपींस बन जाएगा आसियान का नया चेयरमैन। लेकिन जब तक मलेशिया चेयरमैन है, वो आसियान रिलेटेड सारे मीटिंग्स करवा रहा है, और वो सारे हो रहे हैं कहाँ पे? कोलालमपुर में। कौन कौन सा मीटिंग है जो हमारे काम का है? पहला जो काम का है वो ऑब्वियसली है
जो 47th आसियान समिट मीटिंग है वो कोलालमपुर में हो रहा है। ये 26 से 28 अक्टूबर को होगा 2025 में। इसी टाइम पीरियड यानी कि 26 से 28 अक्टूबर के बीच में बहुत सारे मीटिंग्स होंगे आसियान रिलेटेड। जैसे एक होगा आसियान +1 समिट मीटिंग। इसमें आसियान और उसके जो 7 डायलॉग पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया भी बोलते हैं, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साथ 1-to-1 वो मीटिंग करता है। जैसे 22 इंडिया आसियान जो समिट मीटिंग था वो भी आपका होस्ट किया गया था। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं इस तरह के मीटिंग में, लेकिन इस बार मोदी साहब नहीं जा रहे हैं, या नहीं गए, सॉरी, ठीक है, क्योंकि कल हो गया ना 26 को, वो गए नहीं। इसके कारण क्या हुआ है, ये मीटिंग आपका वर्चुअली किया गया था। पूरा जो डिटेल है ना वो 25 अक्टूबर 2025 का जो वीडियो है काइंडली उसको देख लो, उसमें सारा डिटेल दिया गया है। फिर दूसरी मीटिंग जो आयोजित होती है वो होता है आसियान +3। इसमें आसियान कंट्री जो उसके इमीडिएट नेबर हैं, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया, उनके साथ करती है। 20th ईस्ट एशिया समिट, 25 के जो वीडियो थे उसमें आपको ये बताया गया था कि ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। देखो उस समय के लिए ये सही था, क्योंकि उस समय तक तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर आसियान का मेंबर नहीं था। अब क्योंकि आसियान का वो मेंबर बन चुका है आज के डेट में, इसीलिए ईस्ट एशिया समिट में 19 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। 19 में से 11 कंट्री आसियान के होंगे, प्लस बाकी जो 8 कंट्री होंगे वो हो गया ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, साउथ कोरिया यानी कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। याद रखना, ईस्ट एशिया समिट मीटिंग में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये जो मीटिंग हो रही है मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया होस्ट है इसलिए उसने गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है ब्राज़ील को और साउथ अफ्रीका को। ब्राज़ील अभी चेयरमैन है ब्रिक्स का, आप जानते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रिक्स का चेयरमैन है वो इंडिया होगा। एक्चुअली उसको इंडिया को उसने हैंडओवर कर दिया है, लेकिन फिर भी ब्राज़ील को बुलाया गया, ठीक है। और साउथ अफ्रीका को क्यों बुलाया गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी चेयरमैन है G20 ग्रुप का। फिर याद रखना, यहाँ पे मीटिंग होने वाला है 5th RCEP समिट मीटिंग, ये 27 अक्टूबर को होगा। RCEP का फुल फॉर्म क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये उसका फुल फॉर्म है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके बीच में, 10 अब तो 11 आसियान मेंबर कंट्रीज हो गए और उसके पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। ध्यान ये रखना, शुरुआत से ही इस नेगोशिएशन में पार्ट था इंडिया, लेकिन बाद में इंडिया ने डिसीजन लिया कि वो इसका पार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंडिया को डर था ये जो फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट है ना, इसमें चाइना क्या करेगा, इन कंट्रीज़ के थ्रू अपना सारा जो सामान है वो इंडिया में डंप करेगा, इससे इंडियन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। इंडिया RCEP का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कोलालमपुर में ही आपका हुआ था 3rd एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी लीडर्स मीटिंग, AZEC। ज़ीरो एमिशन का मतलब है ना, इन्होंने गोल सेट किया है कि हम अपने कंट्री से जो नेट कार्बन एमिशन होगा वो उसको ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। इससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलेगा। ये भी मीटिंग हुई थी कोलालमपुर मलेशिया में, और इस मीटिंग को चेयर किया था मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम और जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची सानिया को। याद रखना, ये जो तकाइची सानिया है ये जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर है जो फीमेल है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके इस मीटिंग को चेयर किया था जो हुआ था कोलालमपुर में। तो फिर AZEC, इसके मेंबर्स कौन हैं, इसके मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये सारे आसियान कंट्री हैं
और इसके साथ साथ मेंबर कौन है? जापान है। इनकी मीटिंग हुई थी कोलालमपुर में। थोड़ा सा आसियान के बारे में। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बना कब था? 1967 में। इसके 11 मेंबर्स अब हो गए। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम एंड तिमोर लेस्टे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। ठीक है, जो कैपिटल है इंडोनेशिया का। डिटेल में आप 24 अक्टूबर के वीडियो को भी देख सकते हो। फिर यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी मतलब वहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, उसने सैंक्शन लगा दिया कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो पे। ये गुस्टावो पेट्रो हैं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं। कारण क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट कहती है गुस्टावो पेट्रो he has failed to curb drug trafficking and has allowed it to flourish। देखो ये है क्या? कोलंबिया जो साउथ अमेरिका में है, इसको माना जाता है साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा इलीगल कोकेन। कोकेन एक ड्रग्स है, मादक पदार्थ है, ठीक है। और ये जो कोकेन होता है अधिकतर जाता कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सालों पुराने, मतलब समझ लो 10 या 20 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, अमेरिकन गवर्नमेंट आपका साउथ अमेरिका के उन कंट्रीज़ के साथ एक प्रोग्राम चलाता है जिसमें अमेरिका इन कंट्रीज़ को पैसे वगैरह देता है ताकि ये इलीगल जो ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिंग होता है और जो अमेरिका जाता है उसको रोका जा सके। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब से गुस्टावो पेट्रो प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के, कोलंबिया में इलीगल कोकेन का प्रोडक्शन बढ़ गया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहा है। इसीलिए उस पर लगाया जाएगा सैंक्शन। इस पे लगाया गया, इसके बेटे पे लगाया गया, इसकी वाइफ पे लगाया गया और कुछ मिनिस्टर्स पे लगाया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अब जो भी प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो या जिस जिस व्यक्ति पे ये सैंक्शन लगा है, उनके जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, सबको सीज कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यह इसका मतलब है। देखो, कोकेन जो होता है ना, वो बनाया जाता है कोका लीफ से। कोका लीफ से आपका कोका बीन्स जो होते हैं ना, इसके फल, इससे चॉकलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन उसका जो लीफ होता है ना, उससे बनाया जाता है कोकेन। जब से डोनाल्ड ट्रंप आपके प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, सेकेंड टर्म में, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है अगेंस्ट ड्रग कार्टल्स। ठीक है, और इसमें टारगेट जो कंट्री है ना वो है वेनेजुएला। उसने अपना नेवी डिप्लॉय कर रखा है और कल का ही न्यूज़ था, उसने अपना स्ट्राइक कैरियर वो भेजा है कैरेबियन सी में। ठीक है, रीज़न क्या दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि छोटे छोटे बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स को स्मगल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में। 7 या 8 या 9 बोट्स को उसने डुबो दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी ने, और डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं ये सारे ड्रग्स पेडलर्स थे। रिसेंटली उसने एक बोट्स को डुबा दिया और उसने क्लेम किया कि ये कोलंबिया के ड्रग स्मगलर थे जो ड्रग्स लेके यूएस जा रहे थे। कोलंबिया ने इसको डिनाई किया। बाद में पता चला ये जो था ना, ट्रेन डी अरेगुआ, ये ड्रग कैटरल है जो ऑपरेट करता है वेनेजुएला में। ये उसके शिप्स थे, छोटे छोटे थे। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को टारगेट कर रहा है। निकोलस मदुरो लेफ्ट विंग है, रशियन समर्थक प्रेसिडेंट है वेनेजुएला में, ये उसको टारगेट कर रहा है और हो सकता है, बहुत लोग कहते हैं शायद वो वेनेजुएला पे अटैक भी कर दे। याद रखना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व्स है वो वेनेजुएला के पास है, सऊदी के पास नहीं, वेनेजुएला के पास है। और ड्रग और यूनाइटेड स्टेट्स जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं वो हर जगह ऑयल को ढूंढ रहा है और ऑयल पे कब्जा करना चाहता है। तो ड्रग्स एक बहाना है जिससे हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला पे या कोलंबिया पे अटैक कर दे। थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखना इसको। ठीक है, थोड़ा सा कोलंबिया के बारे में जान लें। कोलंबिया का लोकेशन कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। इसके नॉर्थ में है कैरेबियन सी और वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। ये सारा जो अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है ना, ये कैरेबियन सी में हो रहा है। कोलंबिया
साउथ अमेरिका का एकमात्र कंट्री है जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस पे पड़ा है। आप जानते हो क्रिस्टोफर कोलंबस ये ढूंढने निकले थे समुद्र का रास्ता टू इंडिया, लेकिन पहुंच गए कहाँ पे? नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है, जिसको वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। तो ये एकमात्र कंट्री है साउथ अमेरिका में जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे पड़ा है। कोलंबिया कहो फेमस है या इनफेमस है अपने ड्रग कार्टल्स के लिए। फेमस कौन था? मेडलिन और काली। पाब्लो एस्कोबार मेडलिन कार्टल ग्रुप का हेड था। बहुत सारे फिल्म्स वगैरह भी बने थे। एक ध्यान रखना, मेडलिन और काली ड्रग कार्टल्स, ठीक है। ये किस कंट्री के हैं? कोलंबिया के। कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा। करेंसी है पेसो। लैंग्वेज है स्पेनिश। साउथ अमेरिका में दो मेन लैंग्वेज चलता है, एक स्पेनिश चलता है, एक पोर्चुगीज चलता है, क्योंकि इन्हीं ने यहाँ पे कब्जा किया था, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अधिकतर देखोगे या तो स्पेनिश बोलेंगे या पोर्चुगीज बोलेंगे वो लोग। सबसे ज़्यादा पोर्चुगीज बोलने वाले पॉपुलेशन साउथ अमेरिका में कोलंबिया में है, ठीक है, वो कोलंबिया में, ये याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट तो आपने देखा ही था, प्रेसिडेंट कौन है? गुस्टावो पेट्रो। स्पोर्ट्स में जो फोर्थ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो रांची में हो रहा था वो आपका ख़त्म हो गया है। और हमेशा की तरह टॉप पे कौन रहा है? इंडिया। ये देखो हाथी है, ये उसका मैस्कॉट है। साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो रांची में हुआ था, ठीक है। इस हाथी का नाम क्या है? दालमा। ये थोड़ा तो पिछले वाले वीडियो में भी किया था। ये सारा जो चैंपियनशिप हुआ था ये हुआ था बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची झारखंड में 24 से 26 अक्टूबर तक। इंडिया मेडल टैली में टॉप पे रहा। इंडिया ने जीता 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, टोटल कितने हो गए? 58। श्रीलंका ने जीता 40 मेडल्स। देखो इसमें क्या होता है, कभी पूछ लेगा टोटल मेडल कितना जीता इंडिया ने, कभी पूछ लेगा गोल्ड, थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसलिए इसको दिया हुआ है। थर्ड प्लेस पे थे बांग्लादेश और नेपाल, फोर्थ पे थे मालदीव्स और फिफ्थ पे था भूटान। देखो 6 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स एंड भूटान। अब क्योंकि बांग्लादेश और मालदीव्स के मेडल एक थे इसीलिए इनको थर्ड पोजीशन दिया गया। फिफ्थ पे दिया गया मालदीव्स और 6 पे हो गए भूटान। इसका मैस्कॉट क्या था? दालमा, जो एक एलिफेंट है। थोड़ा सा साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। जो पहला साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप था वो 1997 में हुआ था इंडिया में। सेकंड हुआ श्रीलंका में 98 में। फिर 10 इयर्स के बाद 2008 में थर्ड एडिशन हुआ था कोची केरला में। और फिर अब ये हुआ है 2025 में रांची झारखंड में। इसका मतलब ये कितने साल के बाद हो रहा है? 17 इयर्स के बाद हो रहा है, ठीक है। आज के क्वेश्चंस पे कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, who is Gustavo Petro, whom the United States government recently sanctioned for his failure to curb drug trafficking? गुस्टावो पेट्रो कौन है जिस पे यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगा दिया है? ठीक है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ हेटी, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये प्रेसिडेंट है किसके? कोलंबिया के, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला भी टारगेट पे है, निकोलस मदुरो, उसका नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कम्स? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड साइंस, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, which state government has agreed to join the Pradhan Mantri School for Rising India PM Shri scheme in October 2025? अक्टूबर 2025 में किस स्टेट ने PM श्री स्कीम को ज्वाइन किया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरला, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज।
ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, सी पंजाब, डी केरला, ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो ऑप्शन क्या है? केरला, डी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT विल बी सेटअप इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स? कितने नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सेटअप होंगे इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20, ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो ऑप्शन क्या है? आंसर क्या होगा? बी 10 न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सेटअप होंगे इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और जो फर्स्ट सेटअप हुआ है वो मुंबई में सेटअप हुआ है इसी साल 2025 में। क्वेश्चन नंबर 5, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया मैरीटाइम वीक 2025? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह, ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का इनॉग्रेशन किया है? ऑप्शन बी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। आज के वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो आपके एग्जाम रेलेवेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सपोर्ट करो, ठीक है, और इस चैनल को आप शेयर करो, ठीक है। इस सारे न्यूज़ पे जो पॉसिबल MCQ क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपका दे दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।